सर, एक आपका इंग्लिश का लंबा रहा है अनुभव पढ़ाने का, और मेरी तरह इन बच्चों को भी सबसे ज़्यादा समस्या अंग्रेजी से ही है। अब पेपर होने वाले हैं, कोई मतलब ऐसा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मिनिमम नंबर ले लें तो हो सकता है बाद में अंग्रेजी ना पढ़नी पड़े और सब्जेक्ट पढ़ के ही आगे निकल जाए। जैसे कई बच्चों की तो अंग्रेजी के कारण पढ़ाई छूट जाती है, फिर कंपार्टमेंट ही रह जाते हैं। ठीक बात की अब नक्सू में, तो मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, खुनन गाँव है, वहाँ पर इंग्लिश के लेक्चरर हैं, टीचर भी हैं, सारे कुछ हैं। तो मैं चेक करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ बच्चों से, तो वो कमी महसूस मैं करता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाता था तो लास्ट में आके मैं पूरे साल खूब काम करवाता था, और काम करवाने का बड़ा सा सिंपल सा तरीका था कि बच्चों को सबसे ज़्यादा काम लेखन का दे दिया जाए। मेरे सेक्शन में, शायद मेरी क्लास में, मैं एटलीस्ट 2 रजिस्टर बड़े 10th 9 to 12 भरवा देता था कि ये फिल कर लो। फिर तो क्या, उनको काम दे दिया, जैसे लेसन कंप्लीट हुआ कि इसको कंप्लीट करना है, लिखना है आपने। और लास्ट में आके मेरा फॉर्मूला अलग रहता था, ठीक कह रहे हैं। और उसमें क्या है, ग्रामर जो है आपके मेरे ख्याल में 10 ही नंबर की आती है, 2 नंबर की आती है, और 10th में 12 नंबर की आती है। उसमें आपके टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, नरेशन है, वॉइसेस हैं, 1-2 टॉपिक शायद 10th से अलग हैं, 1-2 टॉपिक का ही डिफरेंस है। तो उसमें बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन वो करवा टीचर सकता है। अब बातों से तो हम नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर टेंसेस की बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होगा, 4-5 वर्ड है, अगर वो वर्ड कहीं सेंटेंस में आपको मिल रहे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे ऑलवेज, डेली, ऑफन, जनरली, कुछ 1-2 वर्ड्स और हैं, तो इन्हीं वर्ड्स को याद करना है। इससे आप ग्रामर तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप 10 नंबर जरूर ले लेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल है, इसी तरीके से वॉइसेज है, इसी तरीके से नरेशन है। अगर टीचर आपको करवाए तो वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं है कि 10 में से आपके 8 नंबर ना आए, क्योंकि उसमें चॉइस भी होती है, तो 10 के 10 भी नंबर हमें मिल जाते हैं। तो मेरा तो फॉर्मूला ये रहता है कि उस तरीके से, और 10-12 दिन का काम टीचर के लिए, बच्चों के लिए तो अगर आप खुद घुसें तो हेल्प बुक की मदद से वो काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, टीचर से थोड़ा सा डिस्कस करें। तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा आपका कंप्रीहेंशन है, जैसे हमारे पास प्रोज है, पोइट्री है, उसके कंप्रीहेंशन आएंगे, तो उसमें 2 नंबर तो सिंपल सा है कि नेम द लेसन एंड द राइटर। तो वो 2 नंबर तो, अगर आपको लेसन का ही नाम याद नहीं है, राइटर का नाम याद नहीं है, तो फिर तो हम बड़ी बेकार में रहेंगे, तो वो तो याद होना चाहिए। और उसका सिंपल सा मेथड है, द नेम ऑफ द लेसन इज सो एंड सो बाय सो एंड सो। ये एक ही लाइन है, आज याद हो गए साथ के साथ। इस पाठ का नाम ये है, लेखक के द्वारा, द नेम ऑफ द लेसन इज, ये बाय लेखक का नाम। ये 2 नंबर हमारे यहाँ हो गए। और कई बार ये 2-4 नंबर बन जाते हैं कि लेसन का नाम अलग पूछ लेता है एग्जामिनर, और राइटर का नाम अलग पूछ लेता है। आपको एक बात और बताते हैं, जब पेपर सेट किया जाता है तो बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस है, उसको 3 या 4 पार्ट में बांटता है एग्जामिनर, कि बहुत आसान, ठीक, मीडियम और थोड़ा सा मुश्किल, 3 या 4 पार्ट में पेपर बंटा हुआ होता है। तो 30% तो बहुत आसान होता ही होता है, 20% to 30%। तो 30% है वो थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा सा 10-15% मुश्किल होता है। मुश्किल में आपके लिए आता है कंप्रीहेंशन में, लास्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस वर्ड का एंटोनिम बताओ या सिनोनिम बताओ, तो हमें तो मालूम मीनिंग ही नहीं है, एंटोनिम और सिनोनिम कहाँ से आएगा। तो वो रेक्टिफिकेशन का काम है, या बहुत अच्छे से आपको अंग्रेजी आती है तो वो आपके लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो आप, अनसीन भी आते हैं, 2 अनसीन पैसेज आते हैं आपके पहले, तो उसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज मिलेंगे कि आपको सेंटेंस उठा के आंसर करने। तो थोड़ा सा उसके अंदर टीचर ने चाहे कुछ नहीं करवाया आपको, इस बात को मान लें हम, आपके पास हेल्प बुक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए जो गाइड में पीछे दे रखा है,
और उसको देखो कि पेपर में आ क्या रहा है। और एक बात जो इस सारे चीज़ों से अलग है, वो हमारी सेंस ऑफ चीटिंग है, नकल करने की प्रवृत्ति है कि हम सोचते हैं कि हेल्प मिल जाएगी या नकल कर लेंगे। वो सबसे बुरी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुश्किल है। एक तो ईमानदार बनिए, ऑनेस्ट बनिए। और मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये सुनील चीटिंग या इस तरीके की काम के बारे में सोचता तो आज यहाँ इस अंदाज में ना बैठा। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए, जो शब्द प्रयोग करते हैं हम जब एक शपथ लेते हैं बोर्ड के पेपर देने जाते हैं जब बाहर, कि नकल करना पाप है, तो वो डेफिनेटली पाप है और वो आप अपने साथ कर रहे हो। नकल जब आप कर रहे हो तो उससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि वो आप अपना नुकसान कर रहे हो। चाहे आप क्लास में करते वक्त पेपर, चाहे फाइनल एग्जाम्स में भी आप कर रहे हैं, तो वो आप पाप कर रहे हैं। 9th में सर शुरू कर देते हैं इनकी ट्रीटमेंट, और लगभग लेक्चरर साथी कोई भी एक नंबर का भी हम लोग नहीं करने देते हैं। मतलब हमारी तो है ही। अब 12th वाले बच्चे, मुझे नहीं पता और तो, लेकिन मेरी ड्यूटी होती है तो कोई किसी से ना पूछता ना बात करता, ये चुपचाप पेपर दे के वैसे ही जा सकते हैं। मैंने देखा अपनी ऐसी आदत डालो कि सर आपकी जरूरत ही नहीं है, हम बैठे पेपर दे के आपको दे देंगे। और जब तक आप हो और आपके आसपास हैं, माहौल ऐसा ही क्रिएट करो। आप ये बता दो नकल करके भी आप अचीव क्या कर लोगे? आपको जो मिलना है वही मिलना है। सुनील से पूछ लें इसका एसएसबी कैसे हुआ होगा और किस तरीके से इन्होंने फेस किया और क्या क्या पूछा जाता है। बताओ, आपका इंटरव्यू होगा तो आप कैसे बोलोगे? पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसको आप कैसे पास करोगे? पर्सनैलिटी तो आपकी है, वहां तो चीटिंग कोई नहीं करवाएगा आपको। पढ़ा हुआ ही वो रिजेक्ट कर देते हैं, इसमें तैयारी कर रखी है, तो चीटिंग कहीं नहीं चलती सर। चीटिंग कहीं काम ही नहीं आएगी। एक मार्क्स हमारे बढ़ जाते हैं, पास आप हो जाते हो, लेकिन अब पास बेस पे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली आपको, ये कंफर्म है। अब हरियाणा में भी आप सीट एग्जाम हो गया, मेरिट पर ही होना है सारा कुछ, कहीं भी होगा वो सारा ये, और वो हम करेंगे क्यों? तो इस चीज़ को छोड़ दें और अपनी हेल्प बुक आप सबसे पहले छुट्टियां हैं, आप अपने सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लें कि पेपर में आता क्या है। आपको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि पेपर में आ क्या रहा है, आपको कोई मुश्किल नहीं है, ये पक्की बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि पेपर में क्या आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि पेपर में क्या आ रहा है। पहले 2 पैसेज अनसीन आते हैं, स्किल राइटिंग में क्या आ रहा है और प्रोज में से क्या आ रहा है, पोइट्री में से क्या आ रहा है, आपको पता ही नहीं होगा 2-4 बच्चों को छोड़ करके। तो फिर बताओ पास कैसे होगा? जब आपको पेपर का पता है तो आपको पास होने का भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि और लोगों को भी देखें। ठीक है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स के मामले में तो नंबर मायने रखते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं उसके बाद तो काम नॉलेज ही आती है। थोड़े नंबर वाले भी तो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ आउट के ही डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और हमें तो उस साइड में जाना ही नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं है, हमें तो कुछ और बनना है, उनसे ऊपर बनना है। क्यों? डॉक्टर इंजीनियर्स को कंट्रोल आर्ट्स वाले ही करते हैं। ये पता हुआ है सर इनको, तो काम तो सारा आपको ही करवाना है। अब डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के मामले में, आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि पास साइंस वाले बच्चे नहीं हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि साइंस तो बड़ी मुश्किल है, और तो वो डरते हुए, मैंने तो खुद कहीं नज़दीक ही नहीं गया था साइंस के स्कूल से निकलते, डर ही ऐसा लगता था। आई थी सर पहले तो बड़ी। अब है सर 3 बच्चे अपने पास, सर टीचर नहीं है हमारे पास एक भी, तो वो चीज़ रहती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्ट्स जो है वो बहुत बड़ा फील्ड है। जब एक डॉक्टर इतनी मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनता है, हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो डीसी का रहता है। डीसी अकेला है पूरे ज़िले में, और वो हो सकता है कि
उसमें बीए के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़े, साइंस का नाम भी ना पता हो, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ रहती है। तो आज जाके पेपर जरूर देखना, आज नहीं छुट्टियों में देखना, जब भी मेरी बात याद आए तब देख लेना। तो इसके लिए तो यही फॉर्मूला है। थैंक यू।